Hello guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you're doing great. Welcome to our CMA Intermediate Indirect Tax का MCQ marathon, where you are going to target 9 out of 15 questions. 9 out of 15 questions मतलब 9 into 2 18 मार्क्स का शॉर्ट आपको क्वेश्चन जो आएगा आज का वीडियो से आएगा. यानी 18 मार्क्स का हम लोग कवर करने वाले आज के वीडियो में. एमसीक्यू मैराथन नाम इसलिए दिया बिकॉज आज के वीडियो में हम खाली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. यहाँ पर दिसंबर 22 टर्म से जून 2025 तक इंस्टीट्यूट ने जो भी पास टर्म पेपर प्लस मॉडल टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर या आपके मॉक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबका सब हम डिस्कस करेंगे. प्लस इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बैंक रिलीज्ड है उसका 75 to 80 क्वेश्चन जो रिलीज्ड है वो अपने डिस्कस करेंगे. सब कुछ आपका इस सेशन में डिस्कस होगा. आपको इस बस सेशन को लास्ट तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट इस चैनल में आ चुके हैं और कमिंग डेज में वीक्स में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटेंट आता रहेगा. तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन बटन दबा के रखो और जरूर अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल का लिंक शेयर करना और वीडियो भी शेयर करना. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला सवाल है पीटीपी दिसंबर 22 9 क्वेश्चंस आता है बेटा आपके आईडीटी में. एमसीक्यू में डायरेक्ट टैक्स से 6 क्वेश्चन आता है वो हम ऑलरेडी इसका सेशन ले चुका है. मेरे यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगा. 6 क्वेश्चंस जीएसटी के रहते हैं और 3 क्वेश्चन कस्टम्स के रहते हैं. ठीक है, तो 9 आपका क्वेश्चंस आता है इनडायरेक्ट टैक्स में, जहां पे 6 क्वेश्चंस जीएसटी का रहेगा और 3 क्वेश्चंस आपका कस्टम्स का रहेगा. सर ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आपका कस्टम का रहेगा. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट governs the GST Act? Which of the following constitutional amendment governs the GST Act? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जो GST Act को कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न करता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by majority of not less than dash of the weighted votes of the members present and voting. Fill in the blank space from the below options. GST Council के जो डिसीजन होते हैं वो कम से कम जो है अप्रूव्ड कब माने जाते हैं? एटलीस्ट 3/4 यानी कि 75% ऑफ द टोटल मेंबर्स शुड वोट इन द फेवर. तो GST Council will be taken based decision will be taken based on this. In which of the following situation taxpayers needs to reverse the ITC which they have already taken? ITC कब रिवर्स करना पड़ेगा अगर वो ऑलरेडी क्लेम कर लिए? इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन 1 ईयर, नहीं, यहाँ पे 180 डेज. इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. If the rate of tax and the nature of supply of a service is not identifiable or not determinable, मतलब अगर कोई भी सप्लाई का नेचर डिटर्मिनेबल नहीं है या रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं है एट द टाइप ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, देन आप क्या मानेंगे? रेट ऑफ टैक्स. रेट ऑफ टैक्स आपको मानना पड़ेगा 18%. और आप क्या नेचर मानेंगे? नेचर मानेंगे आप इंटरस्टेट सप्लाई. नेचर मानेंगे आप इंटरस्टेट सप्लाई. तो यहाँ पे आपका 18% और इंटरस्टेट सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. Within how much time, including all possible extension, input sent directly by the supplier of the inputs to the premises of the job worker without sending them first to the premises of the principal should either be returned to the principal or must be supplied from job worker premises. मतलब कि जो input job worker को send किया जाता है वो कब तक return हो जाना चाहिए including all possible extension. ठीक है, तो सर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे 1 ईयर के अंदर अंदर वो रिटर्न हो जाना चाहिए इन केस ऑफ इनपुट्स, प्लस 1 ईयर का मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल है. तो यहाँ पर 2 इयर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग इनपुट्स टू द जॉब वर्कर बाय द सप्लायर. ठीक है, जिस दिन इनपुट सेंड होगा फ्रॉम बाय द 2 इयर्स फ्रॉम द सेंडिंग ऑफ इनपुट्स टू द जॉब वर्कर बाय द सप्लायर, जिस दिन इनपुट सेंड होगा वहां से आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना टाइम लिमिट. नेक्स्ट आते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक को आप इग्नोर कर सकते हो, वो अब आपके न्यू सिलेबस में नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ. व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ फ्रेट अंडर कस्टम लॉ इन केस ऑफ इंपोर्ट बाय वेसल? वेसल के केस में पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट क्या है. अच्छा सवाल है. देखो ऐसे तो अपने को पता है कि जो एयर फ्रेट होता है, एयर फ्रेट के केस में आपका एक मैक्सिमम लिमिट होता है जो कि 20% होता है. बट फ्रेट में कोई लिमिट नहीं होता है. फ्रेट जो एक्चुअल लगा है, आई मीन सॉरी, ओशन फ्रेट में कोई लिमिट नहीं होता है. जो फ्रेट एक्चुअली लगा है आपका वही जो पेमेंट
होगा दैट इज योर एक्चुअल अमाउंट। अगर फ्रेट नहीं दिया हुआ है तो 20% लेना पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, एक्चुअल अमाउंट, नॉट 20%। ठीक है, नॉट 20%। तो विच एवर इज लेस विच एवर इज मोर नहीं होता। 20% ऑफ एफओबी तब लिया जाता है जब आपको एक्चुअल एफओबी दिया हुआ नहीं है। डैश बिल ऑफ एंट्री इज यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। कौन सा कलर का बिल ऑफ एंट्री यूज किया जाएगा फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन? तो यहाँ पर जब गुड्स क्लियर होती है फॉर होम कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ पर जो अपने यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का बिल ऑफ एंट्री यूज करते हैं, जो वेयर हाउस गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। Under Customs Act 1962, which of this is not a mandatory document required for export of goods for India, from India? तो बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के लिए चाहिए होता है, वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए होता है सर। According to Customs Act, up to how many nautical miles from the baseline Indian territorial waters extends? Indian territorial जो water है वो up to 12 nautical miles तक extend होता है। Then आते हैं PTP June 23 old syllabus. Power to declare certain activity or transaction as neither supply of goods nor supply of services under GST law is given in Schedule 3. Schedule 3 में वो सारे activities है जो neither supply of goods होंगे nor supply of services होंगे। Under GST, the period prescribed for issuance of tax invoice in case of provision of service. Normally tax invoice service के केस में कब तक इशू किया जाता है? Normally 30 days, but banks के लिए 45 days। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? गुड्स का पूछा है, तो गुड्स के केस में हम क्या चेक करते हैं? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्लियर ऑफ ए, बी और सी। Which of the following services provided by Department of Post are exempt from GST? इनमें से कौन से सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वो जीएसटी में क्या है? एग्जेम्प्ट है। इनमें से कौन सा सर्विसेज जीएसटी में क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये अपने को पूछा गया है सर। तो गाइस, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विसेज होती है उसमें ऑर्डिनरी एनवलप्स, जो ऑर्डिनरी पोस्ट है जिसका एनवलप्स का वेट लेस देन 10 ग्राम है, इसको स्पेसिफिकली क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट किया गया है, बाकी टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, द एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल वेदर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो ये था जीएसटी पार्ट से। अब आओ एक बार अपने कस्टम्स वाला एंगल भी चेक कर लेते। देखो न्यू सिलेबस में ना कस्टम्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। कस्टम्स का चैप्टर काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, तो जो चैप्टर रेलेवेंट नहीं है वो चैप्टर का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जून 25 टर्म के लिए एंड ऑनवर्ड्स। तो ये वाला चीज अब एकदम रेलेवेंट नहीं है। अंडर कस्टम रूल, द लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन शैल बी एडेड टू डैश टू द सीआईएफ वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो देखो, जो लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस होता है, जो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस होता है वो कभी भी आपके एसेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो, नो अमाउंट विल बी एडेड, नो अमाउंट विल बी एडेड। नेक्स्ट, वैल्यूएशन पूरा अपने सिलेबस में है। इन अप्लाइंग रूल 4 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स, if more than one transaction value of the identical good is found, dash shall be used to determine the value of imported goods। मतलब अगर आप identical value निकाल रहे हो और आपको more than one transaction value दिख रहा है तो इसमें आपको lowest value जो है देखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, the provisional safeguard duty shall be in force for a maximum period of dash days from the date of its imposition under the custom act। 200 days होता है, 200 डेज तक मैक्सिमम प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी ऑपरेशनल हो सकता है। अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट, द प्रोटेक्टिव ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। ये सब पूरा प्लेन वनीला एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स है जो डायरेक्ट आपके पास्ट टर्म पेपर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं एमटीपी जून 23 ओल्ड सिलेबस। Power to make laws with respect to GST has been given by the Constitution in Article 246A। Article 246 से में पावर दिया गया है GST का लॉ बनाने का।
Levy and collection of central GST is dealt by central government. Central government इसका पूरा जो है लेवी करता है, कलेक्शन करता है. GST is what kind of tax? A destination based tax. License to occupy land will be a kind of supply of service as per schedule 2. A hotel provides 4 days 3 nights package with the facility of breakfast. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक तरह से composite supply कहते हैं. नेक्स्ट, MTP जून 23 ओल्ड में आपका कस्टम्स वाला पार्ट. ठीक है, MTP जून 23 ओल्ड में अब आपका कस्टम वाला पार्ट में आओ. द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक है सर. ये आपके एग्जाम में नहीं है. ये एंटी डंपिंग ड्यूटी ये सब भी नहीं है. बाइंग कमीशन shall be included in the assessable value. Is this statement correct? The answer is no. बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा. As per section 2 clause 31 of customs act, person in charge means, ठीक है, as per section 2 clause 31 of the customs act, person in charge means vessel के केस में मास्टर, ट्रेन के केस में कंडक्टर, व्हीकल के केस में ड्राइवर, और ऑप्शन डी हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव. ऑप्शन डी हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव. तो सर यहाँ पर पर्सन इन चार्ज में सब लोग ही आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने MTP जून 23 का न्यू सिलेबस. Who is empowered to make law for the matters containing in list 1 of the schedule 7 of the Constitution of India? Who is empowered to make law for the matters containing in list 1 of schedule 7 of the Constitution of India? तो लॉ बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? For the matters containing list 1 यानी कि यूनियन लिस्ट में. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाने का पावर है वो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, ये भी 246A में बात कर चुके हैं. इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो क्रेडिट आप कब ले सकते हो? लास्ट इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, 100% ITC कैन बी टेकन ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. The time of supply of goods where supplier is liable to pay tax under forward charge. Forward charge में जब supplier की liability आएगी तो वहाँ पे आपको invoice basis पे जो है लेना पड़ता है. That is the date of invoice or the last date on which invoice was required to be issued, whichever is earlier. ठीक है, तो A और B, तो यहाँ पे अपने को पेमेंट डेट तो अब रेलिवेंट है नहीं गाइस, तो A और B whichever is earlier as per the notification number 66/27 GST is exempt at the time of receipt of payment. तो यहाँ पे इनवॉइस बेसिस पे ही आपको जो है अपना टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा. Which of the following activities or transactions shall be treated neither as supply of goods nor as supply of सर्विसेज? तो यहाँ पे आ गया सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग. जो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा दिस विल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस. लीज ऑफ लैंड तो शेड्यूल 2 में सर्विस है, रेंट ऑफ बिल्डिंग भी सर्विस है. गुड्स एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ कस्टम्स एक्ट इंक्लूड्स स्टोर्स, बैगेज, एयरक्राफ्ट, सब कुछ जो है गुड्स के डेफिनेशन में फॉल कर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं MTP जून 23 न्यू सिलेबस. ठीक है, MTP जून 23 न्यू सिलेबस जीएसटी से है. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि डजंट अफेक्ट द एबिलिटी टू पे टैक्स. कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मींस व्हाट? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो होता है एक तरीके से वो टैक्स ऑन टैक्स होता है. Renting of precincts of a religious place meant for general public owned or managed by a charitable or religious trust shall be exempt. Renting of religious place exempt माना जाएगा if the renting of the rooms where per day charges are less than 1000, shops का charges per month are less than 10,000, premises के लिए are less than 10,000. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. 3 का डी विल बी दी करेक्ट आंसर. एनुअल रिटर्न क्या है? एनुअल रिटर्न क्या होगा? एनुअल रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी समरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न? GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 या ऑल ऑफ दी अबव. तो सर एनुअल रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है, ITC की डिटेल्स होती है, कॉम्पोजिट टैक्स पेयर सब की डिटेल्स होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी करेक्ट आंसर. एज पर सेक्शन 231, ये हमने ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑल ऑफ दी अबव, वेसल का मास्टर होगा, ट्रेन का कंडक्टर और गार्ड होगा, व्हीकल का ड्राइवर होगा. While computing assessable value same, buying commission will be included. Is this statement correct? The answer is no. कितना repeated question आपको दिख ही रहा है सर.
पीटीपी जून 23 न्यू सिलेबस, आर्टिकल 246 से में पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से विच रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अंडर जीएसटी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, देख के लग रहा है सर नेचुरली बंडल्ड में लैपटॉप विद लैपटॉप बैग, लैपटॉप विद लैपटॉप बैग जो है दैट शुड बी कंसिडर्ड, पर एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एज पिज्जा, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक नहीं, ये सब इंडिविजुअल आइटम्स है। रेंट डिड एग्जीक्यूटिंग फॉर रेंटिंग टू डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग, वन फॉर रेसिडेंशियल एंड अनदर फॉर कमर्शियल पर्पस, ये भी टू डिफरेंट है। वाटर बॉटल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, टू डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर इज लैपटॉप विद बैग। अंडर जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट while discharging liability of a taxable person। जीएसटी लॉ में सबसे पहले किसको पे करना है? सबसे पहले सर आप पे करना होता है ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू करेंट टैक्स पीरियड, डिमांड रेज, नो सच कंडीशन इज मैंडेटरी। तो करेक्ट आंसर है प्रीवियस टैक्स पीरियड का पहले ड्यूज आपको डिस्चार्ज करना होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडर जीएसटी लॉ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न, तो फाइनल रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो 3 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर विच एवर इज लेटर। करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following shall be excluded for determining the transaction value of consignment for e-way bill? ठीक है, which of the following value shall be excluded for determining the transaction value of consignment for e-way bill? ठीक है, इनमें से आपको क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा for determining the transaction value of consignment for e-way bill? तो यहां पर पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई, if the invoice has both taxable and exempt goods। थोड़ा ध्यान देना। Which of the following will be excluded for determining transaction value for e-way bill? e-way bill में जो 50,000 की लिमिट होती है गाइस, e-way bill में जो 50,000 की लिमिट होती है उसका लिमिट उसका वैल्यूएशन, उसका टाइम, उसका निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? तो यहाँ पर एकदम क्लियर है, पैकिंग डिलीवरी इंक्लूड होता है बट एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूड करेंगे अगर वो इनवॉइस में दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। Under Customs Act, all goods, derelict, jetsam, flotsam and wreck brought or coming into it shall be dealt as if they were imported into India। ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है बट ठीक है, आप पढ़ सकते हो। 6B will be the correct answer। देन आता है आपका MTP December 23 ओल्ड सिलेबस। Which of the following taxes will be levied on import of goods and services? तो यहाँ पे IGST जो है वो लग जाएगा सर। इंपोर्ट में IGST लगता है इन द केस ऑफ GST। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following taxes will be levied on import of goods and services? ठीक है, नेक्स्ट है SAC stands for, ठीक है, SAC stands for सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 2 का ए। What is the validity of registration certificate? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब तक वैलिड होता है जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर देते, till it is cancelled। When does liability to pay GST in case of supply of goods? गुड्स के केस में लाइबिलिटी कब आती है? इनवॉइस के टाइम पर आती है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कि ऑन द रिसीट ऑफ पेमेंट और अर्लीस्ट ऑफ द अबव। देखो देखा जाए तो मतलब इसका ऑप्शन ही मतलब बिल्कुल भी फीजिबल ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है, मजा नहीं आया क्वेश्चन देख के, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। लेकिन ठीक है, रेजिंग इनवॉइस भी दिया है, एट द टाइम ऑफ गुड्स भी दिया है, पेमेंट तो सर पहले होता था। आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर ऑप्शन डी है, इन्होंने ऑल द 3 डाल दिया। बट जीएसटी के एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से रिसीट ऑफ पेमेंट अभी क्या है? एग्जेम्प्टेड है। इस वक्त आपको जीएसटी पे नहीं करना होता है। तो हिसाब से देखा जाए तो ए और बी विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए। यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स ऑन एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन, एक इंस्टॉलमेंट में आप पूरा क्रेडिट ले सकते हो, आपको उसको प्रो रेटा बेसिस पे क्रेडिट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? Which of the following taxes will be levied on import of goods and services? तो CGST SGST तो import पे नहीं लगता है, but IGST आपका goods and services दोनों पे लगता है in addition to custom duty। exempt तो कोई possible ही नहीं है सर। ठीक है, next MTP December 23 old syllabus में आई है। Entry 83 of the Union List of Dash to the Constitution of India is empowered to levy the custom duty by the Central Government of India। तो यहाँ पे अपने पढ़े थे Entry 83 of the 7th schedule। ठीक है, जो 7 शेड्यूल का एंट्री नंबर 83 है, दैट विल गिव द पावर टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू लेवी कस्टम ड्यूटी। एंड एरिया बियॉन्ड दिस फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सीज, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एरिया रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया रहेगा वो हाई सी से हाई सी माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड? इनमें से कौन सा इवेंट है जो टैक्सेबल इवेंट है फॉर इंपोर्टेड गुड्स? तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है, अनलोडिंग वाला नहीं है,
ये नहीं है, ये नहीं है। डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर, जहां से बेसिकली गुड्स कस्टम बैरियर, कस्टम फ्रंटायर क्रॉस कर जाता है, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी द टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। विच सेक्शन ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ custom duty on import and export of goods? Which section of Customs Act provides for levy of custom duty on import and export of goods? बस थोड़ी देर लगेगा बेटा, थोड़ा देर वेट करिए, हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि कस्टम ड्यूटी लेवी करने का पावर देता है? तो यार यहाँ पे सर चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 12 is the charging section of Customs Act 1962 which empowers the government to levy custom duty. Derelict ये सब रेलिवेंट नहीं है। अब पीटीपी दिसंबर 23 ओल्ड सिलेबस में आ जाइए, ठीक है। पीटीपी दिसंबर 23 ओल्ड सिलेबस में आ जाइए। जीएसटी ऑन ऑल दिस हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, ये सब क्या है, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, कभी भी लगे, इट विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं लगेगा। ये सब पे जीएसटी तब लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा एज पर सेक्शन 9(2). तो 1 का आंसर क्या होगा, सी होगा। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर एटलीस्ट कितना मंथ्स, 72 मंथ्स, 6 इयर्स तक उन्हें जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा अपने बुक्स का। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। थोड़ा ध्यान देंगे, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर सप्लाई में मूवमेंट नहीं हो रही है तो जहां पे गुड्स का लोकेशन था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई। इसका आंसर है 3 इयर्स। 3 साल के अंदर अंदर अगर कैपिटल गुड्स रिटर्न नहीं होगा तो ये डीम सप्लाई माना जाएगा। अंडर जीएसटी सर्विस would be called as continuous supply of service if the service under a contract is provided continuously on a recurrent basis, ठीक है। Under GST service would be called as continuous supply of service if the service under a contract is provided continuously or on a recurrent basis, ठीक है, और on a recurrent basis। तो अंडर जीएसटी सर्विस को कंटिन्यूस सप्लाई कब माना जाएगा, अगर वो 3 मंथ से ज्यादा रेकरेंट बेसिस पे उसको सप्लाई किया जा रहा है, तो वो आपका जो है जीएसटी में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पीटीपी दिसंबर 23 ओल्ड में ये रेलिवेंट नहीं है। पर्सन इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, ध्यान से सुन रहा हूं, एयरक्राफ्ट के केस में पर्सन इन चार्ज कौन होगा? जो पर्सन इन चार्ज होता है एयरक्राफ्ट के केस में वो होता है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर विल बी कंसिडर्ड टू बी द एयरक्राफ्ट का पर्सन इन चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स शैल नॉट बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल वेयरहाउस, ये भी रेलिवेंट नहीं है गाइस, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स, 5 का ए। नेक्स्ट आते हैं एमटीपी दिसंबर 23 न्यू सिलेबस, ठीक है। एमटीपी दिसंबर 23 न्यू सिलेबस। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टोटली एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? इनमें से कौन से सर्विसेज टोटली एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में? चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्विसेज, बाकी टैक्सेबल है। इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है। GTA who has not paid CGST at the rate of 6% is covered under reverse charge। उनका जो GST होगा वो रिवर्स चार्ज में कवर होगा, क्योंकि अगर वो 12% में ऑप्ट नहीं कर रहे तो वो रिवर्स चार्ज में उनका सर्विसेज टैक्सेबल हो सकता है। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, तो अगर फ्री सैंपल में गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो सप्लायर जो है वो ITC क्लेम नहीं कर सकता है, 17(5) में ब्लॉक्ड है। What is the threshold limit in case of the persons of special category states to take fresh registration in composition scheme? ये हो जाएगा आपका 75 lakhs। 75 lakhs is the threshold limit for composition scheme का आपका turnover। Vishal, a practicing CMA, purchased 3 laptops and 25,000 is paid as GST for each laptop in his firm name. 2 laptops were used in his office and another laptop is gifted to his sister। तो जो गिफ्ट करेगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी? 2 लैपटॉप का क्रेडिट उसे मिल जाएगा, दैट इज 25,000 into 2, दैट इज 50,000। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर डिटरमाइनिंग द एसेसिबल वैल्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी, एयर फ्रेट कितना लिया जाता है? एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर, दैट इज 7B। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी।
एंटी डंपिंग ड्यूटी आप कितना इंपोज कर सकते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो आप इंपोज कर सकते हैं वो मार्जिन ऑफ डंपिंग, जो आपका एक्सपोर्ट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू है उसका जो मार्जिन ऑफ डंपिंग या इंजरी है, विच एवर इज लोअर, जितना वो मार्केट को हार्म पहुंचा है उतना का वो जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज किया जा सकता है। एमटीपी दिसंबर 23 न्यू सिलेबस, देखो ओल्ड न्यू सिलेबस बहुत सारा आया था तो मैंने सब कुछ कवर किया है। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल सप्लाईज, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे सिंगल प्राइस है, कैन ऑर्डिनरीली बी सप्लाइड सेपरेटली, तो ये मिक्स सप्लाई माना जाएगा। ये क्या माना जाए? मिक्स सप्लाई माना जाएगा। Zero rated supply is meant for export or supply of goods for authorized operations to SEZ। ये वाला जो जीरो रेटेड सप्लाई है इसमें आप एक्सपोर्ट करेंगे और सप्लाई करेंगे बोथ फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट और EOU STP। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दो, यहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर जीरो रेटेड सप्लाई का बात करें तो जीरो रेटेड सप्लाई में जब आप SEZ डेवलपर को या SEZ यूनिट को एक्सपोर्ट करोगे, जब सप्लाई करोगे, तो यहां पे आपका जो होगा ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। तो जब हम सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन और वो क्लियरली बोलता है एक्सपोर्ट करो या फिर सप्लाई करो ऑफ गुड्स टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा टैक्सेस है? दे आर एब्सोल्युटली रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्सेस है? दे आर एब्सोल्युटली रिग्रेसिव इन नेचर। द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ GSTN इज योर स्टेट कोड, ये आपका क्या हो जाता है? स्टेट कोड हो जाता है। Which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services? हम लोग बात कर चुके हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। The purpose of dash is to rectify the trade distortive effect of dumping and re-establish the fair trade, ये हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 23 का न्यू सिलेबस। पास्ट टर्म पेपर में आते हैं। Under GST law, when the goods are dispatched other than over-dimensional cargo to a destination which is 290 kilometers, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ई-वेबल का वैलिडिटी 200 किलोमीटर तक होता है एक दिन, और आफ्टर एवरी 200 किलोमीटर एक और दिन, तो यहाँ पे 2 days हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द डिसीजन ऑफ GST काउंसिल वुड बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, ऑप्शन डी, 2 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। A&C company firm was dissolved and GST registration was cancelled on 31st August, तो ध्यान देना। What is the time limit within which A&C company must file the final return? 3 months, 3 months। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो 30th नवंबर 22 तक उसको अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। Jagat and Company is a manufacturer of footwears and registered under GST. It wants to avail QRMP scheme. What is the monetary limit of the aggregate turnover in the preceding financial year for availing the scheme? उसको QRMP स्कीम ऑप्ट करना है और उसको मॉनेटरी लिमिट क्या है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लास्ट ईयर में फॉर अवेलिंग द सेम। तो वो मैन्युफैक्चरर है, ध्यान दो, वो मैन्युफैक्चरर है और वो फुटवेयर मैन्युफैक्चरर कर रहा है, उसको QRMP स्कीम लेना है, तो मॉनेटरी लिमिट क्या हो जाएगा? मॉनेटरी लिमिट है 5 करोड़ का, QRMP का 5 करोड़ का मॉनेटरी लिमिट होता है सर। Under GST law, in case of taxable supply of service by a banking company, invoice is to be issued within a period of, invoice कब तक इशू करना पड़ेगा आपको? इनवॉइस आपको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में बैंकिंग कंपनी को 45 डेज के अंदर अंदर इशू करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स पेमेंट, किसके लिए? IGST का इनपुट आप किसके लिए यूज करेंगे? आप IGST का इनपुट को सबसे पहले IGST के लिए यूज करेंगे एंड देन फॉर SGST और CGST एज पर द चॉइस ऑफ द डीलर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Lakshman and Company Hyderabad is engaged in supply of both goods and services which are liable for GST. What is the threshold limit up to which it is not liable for registration? Goods and service दोनों दे रहा है, हैदराबाद है तो 20 लाख इसके लिए क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। अंडर कस्टम द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेस लाइन। अब आते हैं अपने MTP जून 2024 में। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 107 ऑफ CGST एक्ट, टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होते हैं? पर्सन जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो बोथ A एंड B करेक्ट आंसर है, रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, 1 का C। Which of the following services are exempted under GST? थोड़ा ध्यान देना,
इनमें से कौन सा सर्विसेज है जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ फ्लोक क्लासिकल म्यूजिक वे कंस्ट्रेशन इज नॉट मोर देन 2 लाख, ये करेक्ट नहीं है, 1,50,000 है, तो ये आप करेक्ट आंसर नहीं है। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अंडर अटल पेंशन योजना, दिस इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट, ये एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज टू आरबीआई, अगर आप आरबीआई को सर्विसेज दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में लीड टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो सकता है इससे, ऑब्वियसली चीजों की दाम बढ़ती है टैक्सेस से। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर टू द म्यूजिक कंपनी इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, ऑफ 4 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। A registered person paid 11,800 inclusive of GST of 18% as motor car insurance charges. तो रजिस्टर्ड पर्सन पे किया है, तो इसमें जो रेसिपिएंट है वो क्रेडिट नहीं ले सकता सर, ठीक है, इसमें रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि मोटर कार है, मोटर कार का क्रेडिट वो नहीं ले सकता, कैन नॉट क्लेम, क्योंकि मोटर कार से रिलेटेड कोई क्रेडिट वो नहीं ले सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? कुछ है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। Aggregate turnover of Sri Krishnan, a trader from Tamil Nadu, in the financial year 22-23 was 90 lakhs. Hence, he has opted to pay GST under composition scheme. During the financial year 2024, yani current year, his turnover is 11 lakh rupees, I think so. His turnover is 11 lakh rupees, comprising of supply of I think 1 crore 10 lakh होगा, एक प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 1 crore 10 lakh है, comprising of supply of goods 1 crore and balance supply of services. What would be his gross GST liability for the financial year 23 जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसका ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, लास्ट ईयर इसका टर्नओवर, थोड़ा ध्यान देना, लास्ट ईयर इसका टर्नओवर 90 लाख था, तो करंट ईयर में 90 लाख का 10% से ज्यादा ही अदर सर्विस नहीं दे सकता है। तो अगर ये मान के चल रहे 10 लाख का ये सर्विस दे रहा है, तो सर ये तो जीएसटी के लिए क्या बोलते हैं, कमीशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने करंट ईयर में 10 लाख का दे दिया और लास्ट ईयर के हिसाब से इसका 10% से ज्यादा नहीं दे सकता था, तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर इनवॉइस अनलेस द डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इन जीएसटीआर 2B। करेक्ट क्या है? 7C। फॉर डिटरमाइनिंग द असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस चार्जेस वेयर द सेम इज नॉट एसेटेनेबल, तो इंश्योरेंस चार्जेस अगर फॉर नॉट एसेटेनेबल तो आपको 1.125% लेना पड़ेगा ऑफ द FOB वैल्यू। 8 का आंसर ए विल बी द आंसर। SWS क्या होता है? 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 9 का C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आईडीटी जीएसटी में था और 6 क्वेश्चन आईडीटी कस्टम्स में था। अब आते हैं पीटीपी जून 24 में, आ जाइए, पास्ट टर्म पेपर जून 24, इसमें भी 9 क्वेश्चन है। What is the monetary limit for gifts given by employer to employee in a financial year so that it is not treated to be supply? 50,000. Who will levy and administer IGST? Central government. Central government IGST को levy और administer करता है। What is the monetary limit for generating e-waybill under GST law? 50,000 or more की more than 50,000? Good question. More than 50,000. 50,000 से ज्यादा होगा एक इनवॉइस का वैल्यू तो फिर ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पावर टू लेवी जीएसटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा ध्यान से देखना, जीएसटी का पावर अल्कोहल पे, जीएसटी के ऊपर अल्कोहल लगाने का पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ही टैक्सेस लगाने का पावर है अल्कोहल को, उसके पास है नहीं। Along with GST, additional excise duty is levied by the state government on tobacco. एक सेकेंड, टोबैको पे तो स्टेट एक्साइज नहीं लगता है, वो तो आपके अल्कोहल पे लगता है। टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा प्लस जीएसटी लगेगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाता है। पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द रेट, ये बिल्कुल सही है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस नॉट टैक्सेबल, तो ऑप्शन बी शैड बी द करेक्ट आंसर। अंडर जीएसटी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 7, ठीक है, वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, जीएसटीआर 7 का ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन ए। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई एक बार आप खुद से कर लेंगे। सप्लाइड मशीनरी
28 जुलाई को मशीनरी सप्लाई कर दिया, एप्लीकेबल रेट उस समय था 12%। 1 अगस्त से जीएसटी रेट रिवाइज टू 18%, सप्लाई हुआ चेंज के पहले, तो पुराना रेट ही लेने का मन है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनवॉइस कब इशू किया गया, चेंज के बाद, एंड पेमेंट भी कब हुआ, चेंज के बाद, तो विच एवर इज अर्लियर 4 अगस्त, तो 4 अगस्त को रेट क्या है, जो लेटेस्ट रेट है 18%, तो 4 अगस्त एंड 18%, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अ क्रेडिट नोट इज इशूड बाई डैश एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर जीएसटी पर्पस। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, एकदम सप्लायर इशू करता है, और इससे क्या होता है सर, इससे आपका टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू कम हो जाता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सप्लायर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आईजीएसटी कैन नॉट बी लेविड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट, आईजीएसटी कभी भी जीएसटी पे नहीं लगेगा, ध्यान देना, ठीक है, इस पे लग जाएगा, बीसीडी प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी पे भी लग जाएगा, कॉम्पनसेशन सेस पे कभी नहीं लगेगा, कॉम्पनसेशन सेस पे कभी भी आईजीएसटी नहीं लगेगा सर, ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी पे नहीं लग सकता, ठीक है। अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंपोजिशन, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू द पीरियड ऑफ लेवी टू दिस मैनी ईयर्स, तो एकदम क्लियर है। सेफगार्ड ड्यूटी कब तक लग सकता है, सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल के बाद उसको इनफेक्टिव करना पड़ेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको 10 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, तो आंसर इज 4 years एंड 10 years, ठीक है। वैसे ही एमटीपी दिसंबर 24 है गाइस, वैसे ही एमटीपी दिसंबर 24 आओ देख लेते हैं। एमटीपी दिसंबर 24 में भी 9 क्वेश्चंस है। एज पर यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये होगा अंडर एंट्री 83, तो कस्टम ड्यूटी एंट्री नंबर 83 के हिसाब से अपने को देना पड़ता है। एक्स एंड कंपनी सप्लाई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय वांट्स टू ऑफर कॉम्पशन स्कीम, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेघालय आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पर आपका जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जो आपका शेड्यूल 3 में आएगा, तो शेड्यूल 3 में आपका फ्यूनरल सर्विसेज, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी। जीएसटी में फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। Which of the following category of person shall be required to be registered irrespective of the size of the turnover, उसका जो भी टर्नओवर का साइज हो does not matter, इनमें से कौन से पर्सन जो होंगे जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज, यस, एनआरटीपी, यस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यस, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Invoices shall be prepared in dash in case of supply of goods, duplicate and triplicate, and in dash in case of taxable supply of services, duplicate. So triplicate, duplicate, option A will be the correct answer. 6 का A will be the correct answer. Dash means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another. तो ये एक तरह से आपका imported goods नहीं है, एक goods है जो कि एक vessel में एक port से दूसरा पोर्ट में जा रहा है, तो इसको अपने कोस्टल गुड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस्टल गुड्स, ठीक है। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू अनदर। सी लिमिटेड इंपोर्टर इंपोर्टेड अ मशीन, एफओबी वैल्यू आपको दे दिया $10,000, एक्सचेंज रेट आरबीआई का नहीं देना चाहिए, सीबीआईसी का लेना है, एफओबी वैल्यू इंडियन रुपीज, एकदम क्लियर है, 75.6 इंटू 10,000 ही आपको चेक करना है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 7,56,008 का ए विल बी दी करेक्ट आंसर। If the goods are received in lots or installments, अगर goods आपको lot से installment में मिल रहा है तो ITC can be availed upon the receipt of the last lot, 9 का B will be the correct answer. Next होता है MTP December 24 में आते हैं, ठीक है। Next होता है MTP December 24. Alcoholic liquor for human consumption is subjected to what kind of tax? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सर जो कंटिन्यूइंग टैक्स लग रहा है वो ही लगेगा, और कंटिन्यूइंग टैक्स क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा और वैट लगेगा जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज व्हिच आर कवर्ड अंडर आरसीएम, तो इसमें आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल कंसल्टेंसी, ये दो जो सर्विसेज होता है, लीगल चार्जेस एडवोकेट लेगा और जीटीए सर्विसेज, यही दो सर्विसेज जहां पे आरसीएम लग सकता है, तो 2 का आंसर होगा ए, 1 and 2। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, recognize sporting event where the ticket cost is more than 500, option number D, 3 का D will be the correct answer. Time limit to pay the value of supply with the taxes to the supplier to avail the ITC, तो ध्यान देना, to avail the ITC,
यानी अगर आप रेसिपिएंट हो, आपने पेमेंट किया है सप्लायर को, तो आपको पेमेंट करना है वैल्यू प्लस टैक्स टू अवेल द आईटीसी इज 180 डेज, अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन न्यू दिल्ली का है, ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर यूपी in a train. Train starts at New Delhi and stops in 3 stations before reaching Kanpur. Food items were loaded in through the train at Aligarh, UP. Second station. Mrs. S by dinner on board a train. तो यहाँ पे place of supply में क्या है? Basically supply of goods on board a conveyance. तो यहाँ पे supply of goods on board a conveyance है बेटा, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? The place where the goods were taken on board. तो गुड्स कहाँ लिया गया? अलीगढ़ यूपी में लिया गया, तो अलीगढ़ विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुभाष एंड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, इट नीड नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इनटू सच पर्सन इज एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या चेक करना पड़ता है? यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि सुभाष एंड कंपनी जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे टैक्सेबल गुड सप्लाई करना है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसे टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उसका वैल्यू बेसिकली 200 से कम है, और 200 से कम कब है? 150। तो 6 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। रिफंड तो आपके एग्जाम में ही नहीं है। रिफंड क्लेम करना है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन imported goods is levied as per the rates prescribed in the फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो है अपने को फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो है ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट अपने को कस्टम ड्यूटी रेट लगानी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स? रिपीटेड क्वेश्चन है। डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर। नेक्स्ट अपना पीटीपी डिसंबर 24, ठीक है, पीटीपी डिसंबर 24 जो आपका डिसंबर 24 का एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है पास्ट टर्म से। एज पर द जीएसटी लॉ, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट शैल बी एग्जेम्प्ट लेस देन 1000, लेस देन 10,000, लेस देन 10,000। तो ये सब केस में ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. A hotel owner provided accommodation in Haryana through e-commerce operator. Hotel owner is not liable to get registered as per the provision of section 22 of CGST Act. Who is the person liable to pay GST in this case? किसको जो है GST पे करने की लाइबिलिटी है? तो यहाँ पर होटल ओनर जो है, सप्लायर जो है, इसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। तो अगर इसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ECO, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसको यहाँ पर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आ जाएगी। आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर द करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ। आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी, दोनों में जो टैक्सेबल है जीएसटी लॉ इंप्लीमेंटेशन के बाद भी, तो वो कौन सा आइटम है? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, दोनों उस पर जीएसटी भी लग रहा है और पुराना टैक्सेस भी लग रहा है। एज पर जीएसटी लॉ टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कितना फॉर्म में? ट्रिप्लिकेट फॉर्म में एंड डुप्लीकेट फॉर्म में फॉर सर्विसेज। तो ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एज पर द कस्टम्स एक्ट, गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल गुड्स। The maximum threshold for eligibility of the compensation scheme for supplier of services ये 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है सर। 50 lakhs is the maximum limit. Mr. Prashant works with ABC Limited as a senior manager since 1st April 2019. On 11th May 2023, the company gave him a cash gift of 55,000 for his contribution in acquiring a new client. देखो 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दिया है, तो अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दिया है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि ये वाला सर्विस जो है ये पूरा का पूरा जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो गिफ्ट बेसिकली जो गिफ्ट मिला ना एम्प्लॉयर से, ये पूरा जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा एज द अमाउंट एक्सीड्स 50,000। क्लियर है गाइस? बोलो। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 28, ये बहुत अच्छा सवाल आया था इस बार इंडियन कस्टम्स वाटर को लेके। यहां पे पूछा इंडियन कस्टम्स वाटर मींस वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू, ठीक है। तो इंडियन कस्टम्स वाटर का एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो कि बोलता है कि जब तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तब तक आपका लिमिट रहेगा इंडियन कस्टम्स वाटर का। मिस्टर नितेश, अ कॉम्पोजिट डीलर अंडर जीएसटी
exceeded the turnover to be eligible for composition scheme on 1st December. Which of the following statement is correct in this respect? ठीक है, तो उसका बेसिकली जो टर्नओवर का एलिजिबिलिटी है वो उसको क्रॉस कर गया 1 दिसंबर, तो बेसिकली 1 दिसंबर के बाद से वो लायबल नहीं है. तो ये डी तो बिल्कुल भी नहीं है. ही विल बी लायबल टू पे टैक्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. नो. ही इज टू स्टार्ट पेइंग टैक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. नो. The permission granted to him is deemed to be withdrawn from the day he crosses the turnover, and he shall be liable to pay tax and regular stream from that day itself. Option B shall be correct. उसी दिन से उसको रेगुलर टैक्स देने की लाइबिलिटी आ जाएगी. ऑप्शन बी. तो इस तरह के गाइस आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो आपको बहुत अच्छे से जो है करके आना पड़ेगा अपने एग्जाम में. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. मैंने क्या किया है, मैंने पास्ट टर्म पेपर्स का सारा डिस्कशन आपके साथ किया है. अब आपको जो मेरा वीडियो में दिखेगा थोड़ी देर में, आपको दिखने वाला है कि मैंने 75 एमसीक्यू जो आपका इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में अपलोडेड है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जो लास्ट टर्म दिसंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने बहुत सवाल पूछा था वहां से, मैं वो भी आप लोग के लिए इसी वीडियो में आप लोग के लिए कंटिन्यू करूंगा सर. ठीक है, तो अभी इसके बाद आप लोग वो मेरा वीडियो देखोगे जो कि मेरा कंटिन्यूड ऐसी वीडियो में, जिससे आपका पूरा का पूरा जो एमसीक्यू है आईडीटी का कंप्लीट हो जाएगा. डीटी का मैंने ऑलरेडी करा दिया. विद दिस आवर इंटर डीटी आईडीटी एमसीक्यू मैराथन विल बी डन गाइस. ठीक है, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट अब सेशन आप लोग अब देखो फॉर द 75 एमसीक्यूज जो कि बाकी का एमसीक्यू है. ठीक है, okay. So good evening guys, welcome all of you in today's lecture of MCQ Bank of Intermediate IDT. आज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एमसीक्यू बैंक विच हैज बीन रिलीज्ड बाय सीएमए इंस्टीट्यूट. अपने पास्ट टर्म पेपर डिस्कस करेंगे जून 2024, दिसंबर 2023, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस. अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जून 24 का एज वेल एज दिसंबर 24 का. एंड आपको एमसीक्यूज का पूरा वैरायटी समझ में आएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अपने डिस्कस करते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरह के क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट अपने को दे के रखा है, एंड यू शुड प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस वेरी वेरी नाइसली. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे को कंफर्म करो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. प्लीज मेरे को कंफर्म करो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. लेट मी चेक इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. काइंडली मेरे को कंफर्म करें कि मैं ऑडिबल हूं विजिबल हूं चैट बॉक्स में लिखकर. प्लीज कंफर्म. चलिए, यस सर ऑडिबल. तो चलो सर एमसीक्यू का डिस्कशन चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आपको रेडी रहना है अपने आंसर्स के साथ, चैट बॉक्स के साथ. चैट बॉक्स में टाइप इन कर देना है फटाफट. जैसे आपका क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा आपको उसका आंसर दे देना है सर. चलिए, हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर्स कंटेनिंग लिस्ट 2. हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर्स कंटेनिंग लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो लिस्ट 2 के जो मैटर्स है कौन एम्पावर किया, किनको एम्पावर किया गया है टू मेक लॉज? स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की नन ऑफ द अबव? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नन ऑफ द अबव. लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 7. लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 7. तो करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट सर. स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है. ऑप्शन नंबर ए इज द
correct answer. Power to make laws with respect to goods and service tax has been given by the constitution by article number. कौन से आर्टिकल नंबर के थ्रू जीएसटी का लॉ बनाने का पावर दिया गया था by the constitution? Article number 246 capital A. Article 246 capital A is the correct answer. Indirect tax is what kind of tax, sir? Indirect tax is a regressive nature in tax. It is not progressive. Which one of the following is not an example of indirect tax? इनमें से कौन सा indirect tax का example नहीं है? GST example है, custom है, income tax is the correct answer. Income tax is a direct tax. It is not a indirect tax. In case of indirect tax, impact and incidence of tax falls on. Impact and incidence of tax, indirect tax में will fall not on the one person, it will fall on different persons. Levies on one person, collection is and burden of taxation is shifted to another person. Levy of indirect tax on goods and services may lead to, अगर आप IDT लगाते हो goods and services में, तो inflation, deflation, reflection, none of the above. Correct answer is inflation. Inflation can be a cause, or inflation may be a result of levy of GST on goods and services. Levy and collection of central indirect tax, थोड़ा ध्यान देना, central level पे जो IDT है, levy and collection of central indirect tax are dealt by CBIC, CBDT, NIC, UGS. CBIC is the administrative body in the central government which administers the IDT collections. In pre-GST regime, excise duty has been levied by. Pre-GST regime में excise duty levy करता था dash by government, levied by dash government, whereas VAT has been levied by dash government. So excise duty हमेशा central government लगाया है except state, and state government VAT लगाता था. तो central and state will be the correct answer. GST के पहले excise duty was levied by central government and VAT was being levied by state government. Cascading effect of tax मतलब क्या हुआ? When I say cascading effect of tax, it means tax on tax. It means tax on tax मतलब cascading effect. Who is empowered to make laws for matters containing in list 1 of schedule 7? शेड्यूल 7 में जो मैटर्स कंटेंट है उसका लिस्ट 1 में किनको एम्पावर किया गया है लॉ बनाने का? तो यहाँ पर है बेटा अपना यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट का जब हम बात करते हैं तो लॉ बनाने का पावर किसके पास है? लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. गाइस प्लीज आंसर दो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. द आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ and new GST even after implementation of CGST or even after implementation of GST. यानी GST implementation करने के बाद भी कौन कौन से आइटम्स है जो एक्साइज में और GST दोनों में टैक्सेबल है? तो यहाँ पर आता है टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक्साइज और GST दोनों लगाया जाता है. दोनों पर आपको टैक्स, ये प्रोडक्ट्स है जो जिसपे पुराना लॉ भी लगेगा, नया लॉ भी लगेगा. Who is the chairman and head of the GST Council meeting? The Union Finance Minister. The Union Finance Minister is the chairman and head of the GST Council meeting. The IGST Act 2017. IGST Act जो है वो कहाँ पे applicable है? It is extended to the whole of India. JNK में भी applicable है, सब कुछ जगह applicable है. तो correct answer क्या हो जाएगा? Whole of India. Which of the following is the benefit of GST? ये actually यहाँ पर एक आंसर, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था all of the above, जो मिसिंग है. तो अपना आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स एंड buoyancy to the government revenue. तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी? इनमें से कौन सा टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया है? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑल ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव. सारे इसमें से सब्ज्यूम हो चुके हैं. इंडिया हैज चोजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी. तो इंडिया ने कौन से कंट्री के मॉडल को अडॉप्ट किया है? यूएस का, यूके का कि कनाडा का? कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है जिसमें ट्रिपल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. तो इंडिया हैज चोजन कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी. ठीक है सर. नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2060 फॉर जीएसटी वॉज क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो था वो क्या था? 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 था. यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया था 2016 में, वो 101 अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में आया था. द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड. जो इंडिया में हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स का इंसिडेंस, वो बोलते हैं बेसिकली टैक्स इवेजन, टैक्स पिरामिडिंग की टैक्स कैस्केडिंग. टैक्स कैस्केडिंग इसको अपने बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स.
UTGST इज एप्लीकेबल, ध्यान दो, UTGST कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन इट इज सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, जब ये यूनियन टेरिटरी से सप्लाई होता है तो उसको आप UTGST बोलते हो। कि गुड्स आर परचेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सोल्ड फ्रॉम वन यूटी टू अनदर, यहाँ पे तो IGST लगेगा। व्हेन देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर नहीं है, बट सही जवाब होना चाहिए, अगर आप विद इन यूटी सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर UTGST लग जाता है सर, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया GST काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? GST काउंसिल को कौन से आर्टिकल के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? आर्टिकल नंबर 269A 46 ए होगा कि 279 होगा? 279A में GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। GSTN क्या है? अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 49% स्टेक गवर्नमेंट का है एंड 51% स्टेक बैंक्स का है। तो बट ठीक है, पहले 51 गवर्नमेंट का था विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़। इनकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल है सर, ठीक है, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़। नेक्स्ट, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, देखिए MCQ ये जो अपने सॉल्व कर रहे हैं इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहा है, बिकॉज द MCQs आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ये MCQ पढ़ेंगे तो आप इजीली MCQ को जो है सॉल्व कर पाएंगे। The term supply includes what? Sale, transfer, barter, all of the above. All of the above is the correct answer, क्योंकि सप्लाई में 7(1) के हिसाब से सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब कुछ सप्लाई के अंदर में आता है। Which of the following activities or transaction shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services? इनमें से कौन सा एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? यानी शेड्यूल 3 आइटम कौन सा है? तो दिस इज सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है ये शेड्यूल 3 आइटम है, इस पे GST नहीं लगेगा सर। Gifts not exceeding dash in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or both। यानी कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग, कितना गिफ्ट्स तक आपका जो है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा? तो करेक्ट आंसर है 50,000। 50,000 तक आपकी जो गिफ्ट्स है वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। A hotel provides 4 days 3 nights package with the facility of breakfast। एक होटल है जो 4 days 3 nights की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ब्रेकफास्ट के साथ, तो ये जो होगा ये क्या होगा? कॉम्पोजिट सप्लाई होगा सर। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी कॉम्पोजिट सप्लाई। Which of the following is are essential elements of mixed supply? इनमें से कौन सा essential elements है mixed supply का? ठीक है, इनमें से कौन सा essential elements है mixed supply का? तो supply made by a taxable person to a recipient। Supply made by a taxable person to a recipient. Supply consists of 2 or more individual supplies or any combination but it is not naturally bundled and supply is made for a single price। तो सारे ही बेटा constituents है मिक्स सप्लाई में। मिक्स सप्लाई सब माना जाएगा जब आप ये तीनों क्या कर रहे हो? साथ में कर रहे हो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच टाइप ऑफ GST विल बी एप्लीकेबल? जब आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST लगाया जाएगा। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द डैश ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी किसकी आ जाती है? रेसिपिएंट की लायबिलिटी आ जाती है, सप्लायर की लायबिलिटी नहीं आती है। Which of the following can be issued by the government to exempt goods and services on which tax is leviable in exceptional cases? अगर exceptional cases है तो special order होगा और general situation है तो notification होगा। Renting of precincts of a religious place meant for general public owned or managed by a registered or a charitable trust of the Income Tax Act shall be exempt। Religious place का अगर renting होगा तो exempt कब होगा? If the renting of the room charges per day are less than 1,000। yes, रूम के केस में लेस देन 1,000 होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर प्लेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर लेस देन 10,000 पर मंथ, तो ये एग्जेम्प्ट तभी होगा। करेक्ट, ये भी सही है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल्स वेयर पर डे चार्जेस इज लेस देन 10,000, तो भी ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द मैन्युफैक्चरर इज नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? इनमें से कौन से गुड्स के मैन्युफैक्चर को कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं किया गया है? ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं किया गया है। तो सर अपने पढ़े थे टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला में कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं किया गया, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस देखते हैं और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस देखते हैं। तो डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए और बी, यानी ए और बी विच एवर इज अर्लियर। तो दे फोर्थ आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई कैन बी रिजेक्टेड। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अपने बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कब होगा? ऑब्वियसली व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन एंड व्हेन द सप्लाई इज बिटवीन रिलेटेड पर्संस। तो देखो क्या लिखा है, बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस नॉट द सोल कंसिडरेशन। करेक्ट आंसर तो 1 लग रहा है, बट बाकी भी देख लो। लो मार्जिन, नहीं 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 नहीं, ये सब कोई रीजन नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर है, बायर एंड सेलर आर related and price is the not the sole consideration. So this is the reason why your transaction value can be rejected. In case goods disposed of by way of free sample, अपने ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ चुके हैं कि अगर आप फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस पर क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा, द क्रेडिट विल नॉट बी एलिजिबल। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर गुड्स आप इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रहे हो तो आईटीसी कब ले सकते हो आप? आईटीसी लास्ट लॉट में ले सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसी समय आप इसका क्रेडिट जो है वो ले सकते हो गाइस। Person who is liable to be registered under section 22 or 24 shall apply for registration in every state in which he is liable within। कितने डेज में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? 30 days from the date on which he becomes liable for registration। 30 days के अंदर अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। Tax invoice shall be prepared in dash in case of supply of goods and in dash in case of supply of services। तो invoice goods के केस में ट्रिप्लिकेट कॉपी और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको जो है अपने इनवॉइसेस को जो है इसी तरीके से इशू करने पड़ेंगे, यानी 3 कॉपी फॉर गुड्स एंड 2 कॉपी फॉर सर्विसेज। एनुअल रिटर्न जो है ये क्या है बेटा? एनुअल रिटर्न इज नथिंग बट द समरी ऑफ योर GSTR1, GSTR3B एंड GSTR4। मतलब बेसिकली तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाईज, तुम्हारा टैक्स पेबल, ये सब चीज का जो है ये समरी होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड बाय डिस वाइल फाइलिंग रिटर्न। तो फाइलिंग रिटर्न जो है ये क्या होगा? पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना पड़ता है? बेसिकली बिफोर फाइलिंग रिटर्न और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो पेमेंट ऑफ टैक्स बिफोर नहीं होगा, आफ्टर भी नहीं होगा, बिफोर और आफ्टर नहीं, बिफोर और आफ्टर भी नहीं होगा, बिफोर और एट, यस ये सही जवाब होगा। या तो आप बिफोर करिए या तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न करिए। यू नीड टू पे योर टैक्स। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कॉम्पाउंडिंग स्कीम, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर्मल स्टेट्स में क्या है? 1.5 CR। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 CR। The calculation of aggregate turnover to decide the taxable minimum turnover will be based on, यानी जब अपने एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं, ये अपने स्टेट वाइज चेक करते हैं? नहीं सर, ये अपने ऑल इंडिया टर्नओवर बेसिस चेक करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट नहीं होता है, स्टेट वाइज भी नहीं होते, अपने ऑल इंडिया टर्नओवर जो है चेक करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड इन विच फॉर्म? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है? ये आपको इशू किया जाता है REG 6 में। डीलर्स जो कि एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम में, ठीक है, डीलर्स जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं है बेटा, यहां पे कुछ ऑप्शंस ये लोग डुअल ऑप्शन दे दिए। एक्चुअली देखा जाए तो इनवर्ट सप्लाई आप ले सकते हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप नहीं कर सकते। इंटरस्टेट सप्लायर्स एंड दोज लायबल टू रेमिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है कि इफ आई एम एंगेज्ड इनटू इंटरस्टेट सप्लाई और इफ आई एम लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का बात कर रहा है यहां पे। तो सर अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं ना, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, लेट मी टेल यू। हाँ, बट अगर मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़े तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, ऐसा कभी बोला नहीं गया है सर। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट का सही जवाब ये था ऑप्शन नंबर 3, इंटरस्टेट सप्लायर्स। तो अब इंटरस्टेट सप्लायर्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड इन GST टू मेक वन नेशन वन टैक्स फॉर वन मार्केट फॉर कंज्यूमर्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विच टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड इन GST। पहला हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरा हो गया लॉटरी टैक्स, तीसरा हो गया एडवर्टीजमेंट टैक्स। तो इनमें से कौन से टैक्सेस अपने बोल सकते हैं कि सब्ज्यूम हो चुका है GST में? तो वी कैन से इनमें से जो टैक्सेस सब्ज्यूम हो चुका है वो है एडवर्टीजमेंट टैक्सेस सब्ज्यूम हो चुका है, और लॉटरी वाली जो टैक्स है वो सब्ज्यूम हो चुकी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी चल रही है बेटा, ठीक है, वो इंपोर्ट्स पे लगता है। तो लॉटरी टैक्सेस एंड एडवर्टीजमेंट टैक्सेस जो है वो सब्ज्यूम हो चुकी है, यानी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? ये बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सा गुड्स नहीं है? गुड्स क्या नहीं है सर? तो गुड्स में अपने बात किए थे, इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, बट मनी में वो नहीं आता, मनी विच हैज अ न्यूमिज्मेटिक वैल्यू। तो अगर 10 पैसा का कॉइन का सेल वैल्यू 100 है तो ये गुड्स है। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज ये गुड्स नहीं है। लॉटरी टिकट्स गुड्स है। तो आपको क्या पूछा, इनमें से कौन सा गुड्स नहीं है? तो ये हो गया ना करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिक्योरिटीज और मनी है
और ये गुड्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। इफ टोबैको लीव्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर टोबैको लीव्स का बात कर रहा है, ये रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है एग्रीकल्चरिस्ट से, तो उस सिचुएशन में जो रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है एग्रीकल्चरिस्ट से, तो आरसीएम लग जाएगा, और यहां पर किसके ऊपर लगेगा? इस रेसिपिएंट पे लगेगा जो रजिस्टर्ड है। तो रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इफ एबीसी इज नो, ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइंट चार्ज कुछ नहीं होता, तो रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, ये नोटिफाइड गुड्स हो जाएगा, ठीक है, सर्विस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting composition scheme shall not exceed। registered person के लिए threshold limit last year में क्या होगा composition scheme के लिए? 1.5 करोड़, ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। Next, a supply that consists of 2 or more services would be classified as the provision that describes the variables that are subjected to higher rate of taxation। यानी कि जहां पे higher rate of tax हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? mixed supply। GST stands for goods and service tax and it is a tax system that covers a wide range of goods भी है, services भी है, imports भी है, सब कुछ है बेटा, ठीक है। तो गुड्स, कंपनीज, इंपोर्ट्स, ये सब कुछ जो है ये कवर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, इनमें से कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा? तो सर यहां पर ये तो इंक्लूड होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एग्जिम सप्लाई भी इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होता है, बट इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये तो सप्लायर के वैल्यू में इंक्लूड होगा। ये मैं तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट हूं, तो मेरे वैल्यू में टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। In case of manufacturer except tobacco, ice cream, pan masala for whom concessional rate applicable under compositions की मतलब सेक्शन 10 का बात कर रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स क्या होने वाला है सर? तो वहां पर अपने बात कर चुके हैं, मैन्युफैक्चर के लिए क्या है? 0.5% CGST, 0.5% SGST, टोटल मिला के 1% टैक्स होगा। Whether a registered person under composition scheme can claim input tax credit, क्या composition registered person ITC claim कर सकता है? No, क्लियर नो, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ऐसा अपने पढ़ चुके हैं। डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, करेक्ट आंसर इज अर्लियर ऑफ ए और बी। What is the time of supply of vouchers when the supply with respect to the voucher is identifiable? जहां पे voucher में आपकी supply identifiable है, तो date of the issue of voucher will be considered to be the time of supply. Which of the following shall not be included in the value of supply? इनमें से कौन सा चीज आपके value of supply में include नहीं होगा? सर जीएसटी तो कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा, नॉट द करेक्ट आंसर। लेट फी कमीशन, तो जीएसटी विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये सारे चीज इंक्लूड होंगे, क्या क्या इंक्लूड होंगे? एनी नॉन जीएसटी टैक्स, करेक्ट है। ड्यूटी सेस फी चार्ज बाय सप्लायर, करेक्ट है। एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी और ड्यूटी और सेस फी लेविड अंडर लॉ इफ रिकवर्ड फ्रॉम रेसिपिएंट, ये वैल्यू में इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट जो होगा ये भी इंक्लूड होगा सर। सब्सिडी लिंक टू प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड, ये भी इंक्लूड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। When can the transaction value be rejected for computing value of supply? Transaction value आप reject कब कर सकते हो? Computing supply, ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। When the buyer and seller अगर related है and price is not the sole consideration, this is the correct answer. Buyer and seller unrelated, no, नहीं। When the goods, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? Buyer and seller are related and price is not the sole consideration, तो transaction value can be rejected. What deductions are allowed from the transaction value? अब इसमें से अपने को बताना है कि क्या क्या डिडक्शन यानी डिस्काउंट एंड ऑल जो है आप माइनस कर सकते हो। तो डिस्काउंट ऑफर्स टू कस्टमर सब्जेक्ट टू कंडीशंस, यस 15(3) के हिसाब से आप माइनस कर सकते हो। पैकिंग चार्ज कभी भी जो है एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होता, ये तो सब सर ऐड होता है, ये सब डिडक्शन नहीं मिलता। Rule 30 of CGST rules provide that the value supply of goods and services based on cost shall be dash percentage of the cost of production। तो आंसर क्या है? 110% of the cost of production। डैश परसेंट यानी 110% of the cost of production, यानी रूल 30 के हिसाब से अपने पढ़े थे। If you cannot determine value as per rule 27, 28, 29, the value of supply will be considered to be 110% of the cost of the production। नेक्स्ट आता है when the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place। यानी जब गुड्स आप सेंड कर रहे हो और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न कर रहे हो और वो अगर आप रिमूव कर रहे हो बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, ठीक है ना, वो आप रिमूव कर रहे हो बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड। ठीक है, तो ध्यान देना जब आप गुड सेंड और सेल और अप्रूवल बेसिस कर रहे हो तो यहाँ पर आप इनवॉइस कब इशू करोगे?
at the time of supply or before supply, या 6 months from the date of removal, whichever is earlier. तो this shall be your correct answer. ठीक है, तो जब भी आप सप्लाई कर रहे हो और 6 months from the date of removal, whichever is earlier, इस डेट को आपको अपना जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई? इनमें से क्या चीज सप्लाई नहीं है सर? ठीक है, इनमें से क्या चीज जो है वो सप्लाई नहीं है? तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई? आइए अपने इसको एक बार देखते हैं. गुड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, by X and Sons to its agent for further supply to customer for 5,000 for which invoice will be issued by the agent. तो सर ये तो शेड्यूल 1 के हिसाब से हमने पढ़ा था पैरा 3 में. दिस एजेंट is deemed to be an agent as per GST law and this will be covered under schedule 1. तो इस पे ये सप्लाई है. Importing accounting services free of cost फ्रॉम अ डिपेंडेंट फादर. अब ये क्या है? बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है. तो अपने पढ़े थे एनी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ओके, वेदर और नॉट कनेक्टेड फॉर बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन. यहां पर आपको पढ़ाया गया था कि सर यहाँ पे आप बिजनेस पर्पस के लिए शेड्यूल 1 में अपने पढ़े थे कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने रिलेटेड पर्सन से, यहाँ पे आपके डिपेंडेंट फादर है, आप रिलेटेड पर्सन हो गया और विदाउट एनी कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पस है, तो शेड्यूल 1 के हिसाब से पैरा 4 के हिसाब से ये सप्लाई माना जाएगा. एनी इंपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस विदाउट एनी कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. Any expensive watch gifted to an employee for 50,000, up to 50,000 सप्लाई नहीं अपने पढ़ चुके थे. No other gifts was provided to the employee during the entire year. तो ये सप्लाई नहीं है सर. This is the correct answer. A machinery disposed of, dispose कर दिया, सप्लाई है free of cost on which ITC has been claimed. तो शेड्यूल 1 के हिसाब से पैरा 1 के हिसाब से ये भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. तो ये प्रॉपर क्वेश्चन था सप्लाई चैप्टर का, जहां पे आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी योर आंसर इन केस ये सप्लाई है कि नहीं है. तो सप्लाई वाला चीज आपको यहां से अच्छे से करके जाना था. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स, ध्यान दो, अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इन अ स्टेट वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इन यूटी वेयर ही हैज फिक्स. तो ये करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं. मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली इज पार्टिसिपेटिंग इन हाईटेक्स फर्नीचर एक्सपो इन हरियाणा. दिल्ली का मिस्टर एक्स है, वो एक एक्सपो में एग्जीबिशन जो कि हरियाणा में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वेर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एंड दिस एग्जीबिशन एंड ही एग्जिबिटिंग हिज प्रोडक्ट्स. ड्यूरिंग द एग्जीबिशन द सेड प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड टू द पीपल अटेंडिंग एंड इंटेंडिंग टू परचेज. इन सच सिनेरियो मिस्टर एक्स शैल ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन. तो आपको याद होगा सीटीपी, ही ओकेजनली सप्लाई गुड्स फ्रॉम दैट स्टेट वेर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. तो यहां पे उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. एज अ सीटीपी बेटा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अरे बोलो, क्लियर हो रहा है कि मैं खाली एमसीक्यू कराते जा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? 50 से ज्यादा एमसीक्यू मैं अभी तक आपको सॉल्व करवा चुका हूं. क्लियर हो रहा है क्या? बताइए. एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आएगा? अरे 3 तरह का सप्लाई आता है. पहला, सप्लाई विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स. दूसरा, सप्लाई विच इज होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 11. तीसरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई. तो तीनों तरह का चीज आपका सप्लाई होता है. तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, करेक्ट है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, करेक्ट है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये भी करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर इको. इनमें से कौन से सर्विस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर? ठीक है, इनमें से कौन सा सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इनको किसको सर्विस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर में लेकर रखा है, ये देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, यस, दिस इज नोटिफाइड इन 95. accommodation in hotels in guest house meant for lodging purpose except okay when the hotel is registered, तब इको पे टैक्स नहीं आएगा, बट होटल अगर अनरजिस्टर्ड है तब इको पे टैक्स आएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. हाउसकीपिंग, प्लम्बरिंग, कारपेंटिंग, अगेन वेयर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड तब इको पे टैक्स नहीं आएगा, बट जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब इको पे टैक्स आएगा. तो यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर.
होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप्स. होटल ओनर इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी होटल ओनर सप्लायर जो है रजिस्टर्ड नहीं है. Then who is liable to pay GST? Definitely e-commerce operators pay करेगा because this service is notified under 95 and the supplier is not liable to be registered. तो eco will be liable to pay tax. State the taxability of satellite launch services provided to both international and domestic customers. अच्छा, आप डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी यहाँ पे सर्विस दे रहे हो तो यहाँ पे एक सर्कुलर आया हुआ है बहुत पहले का कि अगर आप डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी सर्विस दे रहे हो तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगी और टू दैट एक्सटेंट वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड, जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या आएगा सर? एक्सपोर्ट आएगा जीरो रेटेड में, करेक्ट. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एसईजेड डेवलपर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड ये भी जीरो रेटेड है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय एसईजेड ये जीरो रेटेड नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2. Next, a registered taxable person is eligible to claim refund in respect of export of goods and services in the following cases. तो registered taxable person जो है उसे refund claim करना है for export of goods and services. तो यहाँ पर जब हम export करेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से हम बात करेंगे रिफंड क्लेम करने का? तो यहाँ पे जब रिफंड क्लेम होगा तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर अ बॉन्ड आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. तो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर. विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड आप सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का. और अगर आप आईजीएसटी पे करेंगे तो आप पूरे आईजीएसटी का जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं. What if the place of supply is in territorial waters? अगर आपका place of supply territorial waters में है then what will be considered as the place of supply? अगर आपकी place of supply territorial waters में है तो यहाँ पर आपकी जो place of supply मानी जाएगी वो nearest coastal state और union territory where the nearest appropriate baseline is located. तो option number D is the correct answer. What is the time of the supply of service if the invoice is issued within 30 days? तो अगर 30 days में आपने invoice issue कर दिया तो invoice date तो लेंगे ही, साथ साथ payment date भी लेंगे whichever is अर्लियर. ठीक है ना? तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर आप लेंगे अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो गया तो. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज? तो रिवर्स चार्ज में अपने 3 डेट देखते हैं. एक तो आपका पेमेंट डेट हो गया एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक हो गया डेट इमीडिएटली फॉलोइंग क्या 61st डे. ठीक है. और एक हो गया आपका सर्विसेज. तो यही 2 डेट देखते हैं. करेक्ट. तो अर्लियर ऑफ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इज 1 लाख, इनवॉइस डेट इज 5th ऑफ अक्टूबर और एडवांस आपको मिल गया. सर्विस की बात हो रही है तो एडवांस जब आपको मिला 20th सितंबर तो 20th सितंबर उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी कब के लिए? 25,000 के लिए. तो बैलेंस 75,000 का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? इनवॉइस डेट क्या देखो 5th अक्टूबर है. ठीक है. एंड इनवॉइस डेट आपका 5th अक्टूबर है. बैलेंस अमाउंट आपने 7th अक्टूबर को रिसीव किया. तो यहां पर 5th अक्टूबर को आपकी इनवॉइस डेट है तो 5th अक्टूबर आपके लिए क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज दिस. तो 20th सितंबर 25,000 एंड 5th अक्टूबर क्या हो जाएगा? 75,000. Whether credit on inputs should be availed based on the receipt of documents or receipt of goods. यानी आपको डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा कि आपको गुड्स रिसीव के बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा? आपको किस बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा ये आपसे सवाल पूछ रहा है. तो सर अपने पढ़ चुके हैं यहाँ पर रिसीट ऑफ गुड्स भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनवॉइस होने चाहिए, वो भी आपके लिए रेलिवेंट है. अगर आपको याद होगा हमने आईटीसी का कंडीशन पढ़ा था बेटा. आईटीसी का हमने कंडीशन पढ़ा था कि आईटीसी क्लेम करने के लिए तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस भी होना चाहिए और तुम्हारे पास गुड्स भी होना चाहिए. तो दोनों रेलिवेंट है. तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ. ठीक है. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू. सप्लाई ऑफ गुड्स टू अगर आप एसईजेड में सप्लाई कर रहे हो तो आप उसको क्या मानोगे? अगर आप एसईजेड में सप्लाई कर रहे हो तो अपने उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे. एकदम क्लियर है. ऑन सप्लाई ऑफ ओडार सर्विसेज बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी सप्लायर किधर है? टैक्सेबल टेरिटरी में. और वो किसको सप्लाई कर रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है. तो सर एनटीओआर को अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे तो आरसीएम लग नहीं सकता, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर पे लगेगा, यानी सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी इन इंडिया. If the location of supplier is territorial waters, then what will be considered as the location of the supplier? It will be the coastal state or UT where the appropriate
nearest point of the appropriate baseline is located. The limit of exclusive economic zone in India is from which point of the baseline? It is 200 nautical miles from the baseline. Which of the following is a taxable event for imported goods? Imported goods के लिए taxable event क्या है? Date on which the goods crosses the custom barrier. कि प्रेजेंटेशन नहीं है, एंट्री नहीं है, अनलोडिंग नहीं है. तो गुड्स ऑन विच डेट ऑन विच गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर इज द डेट ऑफ द टैक्सेबल इवेंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स. बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेवल एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन. जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपका किस रेट पे लगता है ये पूछ रहा है. बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो लगता है बेटा आपके फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से. सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट का रेट है, कस्टम्स एक्ट का बात नहीं करे, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है सर. फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन. ऑब्वियसली जो चीज जीएसटी में चार्ज किया जा रहा है उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो जीएसटी सेस विल बी द आंसर. बाकी सब आपका आईजीएसटी इस पे लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे भी लगता है, एसडब्ल्यूएस पे भी लगता है, बट कॉम्पनसेशन सेस पे आईजीएसटी नहीं लगता है सर. क्लियर है. वेयर द इंश्योरेंस इज नॉट एसर्टेनेबल फॉर एसर्टेनिंग द असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी द परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू विल बी टेकन एज. अगर आप इंश्योरेंस एसर्टेन नहीं कर सकते हो तो यहां पर आपकी अमाउंट क्या मानी जाएगी? 1.125%. यहां पे आपकी अमाउंट क्या मानी जाएगी? 1.125%. Where the transport charges is not available for ascertaining the assessable value, the percentage of FOB value will be taken to be. यानी जब आप ascertain कर रहे हो अपना FOB value, तो transport charges, तो transport charges होता है 20% of the FOB value. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ध्यान देना इंकर्ड बाय द इंपोर्टर फॉर इंपोर्टी, यानी जो इंपोर्टी है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू ऑफ द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्टेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द एसेसेबल वैल्यू. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. क्या लिखा है कि गुड्स आप अपने फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से आप एक्सपोर्टर के, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्टेशन. ठीक है, बेसिकली अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लगा है, तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा है, तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा है. अच्छा, ये उल्टा बोल रहा है बेटा. ये बोल रहा है कि मान लो तुम एक्सपोर्ट कर रहा है और तुम्हारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो तुम्हारे फैक्ट्री से एक्सपोर्ट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन तक लगा है, क्या वो इंक्लूड होगा एसेसेबल वैल्यू में? हाँ, वो तो इंक्लूड होगा ही सर. दैट विल बी डेफिनेटली इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू. वो आपके एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड होगा. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन इन चार्ज मीन्स व्हाट? वेसल के केस में मास्टर, बिल्कुल करेक्ट. ट्रेन के केस में कंडक्टर, यस. व्हीकल के केस में ड्राइवर, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी. गुड्स जो कि एग्जैक्टली सेम है वो क्या माना जाएगा? आइडेंटिकल गुड्स माना जाएगा, ना तो सिमिलर, ना तो अलाइक, ना तो नन ऑफ द अबव. Next, buying commission shall be included. Buying commission shall be included in the assessable value. Is this statement correct? No. Buying जो होता है commission होता है वो include नहीं होता है sir. Next, any article which is imported into India shall in addition be liable to IGST at a rate not exceeding. तो IGST का maximum rate क्या होता है? 40% होता है. IGST maximum 40% इंडिया में लग सकता है sir. Which of the following conditions are satisfied, the central government may provide for the enhancement of the import duty. इनमें से कौन से situations में central government enhance कर सकता है import duty? First of all, goods specified होना चाहिए first schedule में obviously. The central government is necessary satisfied that circumstances exist which render it necessary for the enhancement of import duties. Correct? दोनों के लिए आप कर सकते हैं. दोनों जो है both 1 and 2 will be the correct answer. मतलब central government may provide for the enhancement of import duty. The central government may impose the safeguard duty. Safeguard duty कब होता है बेटा? जब आपकी क्वांटिटी बल्क में इंपोर्ट होती है और जिसके वजह से सीरियस इंजरी, एकदम क्लियर कट है, सच इंक्रीज इंपोर्टेशन इज कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजरी, तो बोथ 1 and 2 अगेन विल बी दी करेक्ट आंसर. द टोटल लेवी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी. जो सेफगार्ड ड्यूटी लेवी होता है वो मैक्सिमम 10 साल के लिए लेवी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. 10 साल इज दी फाइनल आंसर. अभी आपका थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन आते थे. अपील, कस्टम्स में अपील कैसे फाइल होता है ये सब आपके एग्जाम में नहीं है. अपील फाइल होता है, उसके लिए फीस होता है 15,000 रुपीज का. ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल आल्सो इंक्लूड इन एडिशन टू द प्राइस एनी अमाउंट पेड और पेबल फॉर कॉस्ट एंड सर्विसेज. यहाँ पे अपने 14 का बात कर रहे हैं, रूल 10 का बात कर रहे हैं, कमीशन भी ऐड होगा, इंजीनियरिंग भी ऐड होगा, रॉयल्टी भी ऐड होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव.
Again, as per section 14, transaction value shall also include in addition to the price any amount paid or payable for cost and services. Same है बेटा, transportation cost, insurance, design work, all of the above is the correct answer. For imported goods, the conversion shall be done with reference to the rate of exchange prevalent on the date of filing. Very important. ये important है, exchange rate तुम किस डेट का लोगे. एक्सचेंज रेट तुम किस डेट का लोगे, जिस दिन आपने अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल किया. जब इंपोर्ट के केस में हम क्या चेक करते हैं, जिस दिन आपने अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल किया अंडर सेक्शन 46, उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा. फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन, रेट ऑफ एक्सचेंज मींस द रेट ऑफ एक्सचेंज कौन नोटिफाई करता है, सीबीआईसी नोटिफाई करता है. कौन नोटिफाई करता है, सीबीआईसी नोटिफाई करता है. सेक्शन subsection 2 of section 14 provides that the board may fix for any class of imported goods or export goods having regard to the trend of the value of such like goods by notification in the official gazette if it is satisfied. ये बोल रहा है टैरिफ बेस्ड वैल्यू. एक होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड और एक होता है टैरिफ वैल्यू बेस्ड. तो टैरिफ वैल्यूएशन जो होगा वो डेफिनेटली आपका ये वैल्यू होगा. तो यही पूछा कि कौन सा वैल्यू है, ये टैरिफ वैल्यू है. यानी ये फिक्स हो जाता है बेटा कि ये प्रिस्क्राइब वैल्यू फिक्स वैल्यू हो, यही तुम्हारा सप्लाई वैल्यू माना जाएगा. The term similar goods means imported goods. The term similar goods means imported goods. अब ये similar goods क्या है, which although not alike in all respects have like characteristics. या ये सब कुछ exactly same नहीं है but characteristics components वो same है. Produced in the same country in which the goods being valued were produced. Yes, it is produced by the same person who produced the goods being valued or the other person. तो सारा जवाब सही है बेटा. All of the above is the correct answer. The loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods at the time of importation shall be. Loading, unloading तो अपने always भी zero मान के रखे बेटा. Loading, unloading charges कभी भी add नहीं होता जो कि आपके at the importation, place of importation लगता है. Where the goods are sent back, ध्यान देना जब goods sent back होता है as such to the foreign country owing to which of the following reason it is considered as re-exportation. मतलब तुमने import के as it is तुमने वापस भेज दिया तो कब मानेंगे री एक्सपोर्टेशन है. गुड्स नॉट कंफर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर. यस, आपने गुड्स इंपोर्ट किया, आपके ऑर्डर के हिसाब से गुड्स नहीं, आपने री एक्सपोर्ट कर दिया. गुड्स नॉट परमिटेड टू बी इंपोर्टेड, आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते तो आपने री एक्सपोर्ट कर दिया. गुड्स आफ्टर बीइंग इंपोर्टेड, ये भी सही जवाब है. गुड्स आफ्टर बीइंग इंपोर्टेड आर टेम्पररी रिटेन्ड in the country and later taken out of the country. In other words, the very objective was limited to temporary retention India. कुछ दिन के लिए आया फिर वापस चला गया, ये क्लियर नहीं हुआ तो ये भी एक तरह से री एक्सपोर्टेशन है. तो all of the above is the correct answer. जाना मत, इसके बाद पास्ट टर्म पेपर्स का भी 2-3 कराऊंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा. तुम्हें आइडिया लगेगा क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज का आपके इंटर लेवल पे आईडीटी में पूछा जाता है. Under 74(1), where goods capable of being easily identified which have been imported into India and upon which any duty has been paid on importation, dash percentage of duty will be payback. तो बेटा जब 74(1) का बात करते हो और capable of being identified है ना, तो ये immediately जो होता है री एक्सपोर्ट होता है, उसका तो ड्यूटी ड्रॉबैक सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है विच इज 98%. एज पर द नोटिफिकेशन नो ड्रॉबैक ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स. इनमें से कौन से गुड्स के ऊपर आपको जो है ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. वेरिंग अपैरल पे नहीं मिलेगा, टी चेस्ट में भी नहीं मिलेगा, एक्सपो सिनेमा फिल्म्स में भी नहीं मिलेगा. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Last, CBSE has clarified that safeguard duties, anti-dumping duties and CVDs are rebatable as drawback. यानी ये सारे ड्यूटीज का आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा. किस सेक्शन में सर, 74 में तो नहीं मिलता है क्योंकि वो एज सच होता है, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, यूज करते हो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में और उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो 75 के हिसाब से ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट या स्पेशल ब्रांड रेट के हिसाब से आपको ये सारा रिलेटेबल ड्यूटीज का रिफंड या ड्रॉबैक मिल सकता है. तो ये 75 है सर, सेक्शन 75 के हिसाब से आपको इसका ड्रॉबैक मिलेगा दोस्त. ठीक है, क्लियर हुआ सर. ये तो इजी एमसीक्यूज था. देखो एमसीक्यू इजी और टफ उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा. प्रैक्टिस करने से भी कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्त. क्लियर ना, प्रैक्टिस करने से भी अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आइए दिसंबर 24 का अपने जो अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आया हुआ है उसको एक बार अपने उसका एमसीक्यू पार्ट देख लेते हैं. एकदम ईजी है. आईडीटी का एज पर यूनियन लिस्ट 1, the central government has power of legislation on duty of customs including export duty, that is customs act under entry number. कौन से एंट्री नंबर के अंदर में
गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेशन करने का, लेजिस्लेशन बनाने का ऑन ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। एंट्री 83 है सर, एंट्री नंबर 83 के अंदर में वो पावर दिया गया है, यानी एंट्री नंबर 82, 83, 84 ये जो भी है सबके पावर्स अलग अलग है। 82 में इनकम टैक्स है, 83 में ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है। तो कस्टम ड्यूटी का लेजिस्लेशन करने का पावर एंट्री नंबर 83 ऑफ द लिस्ट 1 to 7 शेड्यूल से आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंट्री नंबर 83। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है अपना एक्सन कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन मेघालय वांट्स टू ऑफर कमीशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर क्या लेना पड़ेगा इसमें? 75 लाख का लिमिट है सर, क्योंकि ये मेघालय में है तो मेघालय में 75 लाख की लिमिट होती है, और मेघालय में अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो 75 लाख का लिमिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल 2 में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी शेड्यूल 2 में आ जाएगा, फ्यूनरल सर्विसेज जो होगा वो शेड्यूल 3 में आएगा, रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी भी शेड्यूल 2 में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अंडर जीएसटी फीस चार्ज फॉर योगा कैंप्स कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट जो योगा कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, तो भाई ये तो चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो ये तो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Which of the following category of person shall be required to be registered irrespective of their turnover? यानी सेक्शन 24 किस पे लगने वाला है? Person who is required to pay under reverse charge? Yes, compulsory registration. NRTP making taxable supply? Yes, compulsory registration. ISDs? Yes, compulsory registration. तो correct answer क्या है? All of the above, compulsory registration. इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी ट्रिप्लिकेट कॉपी। ट्रिप्लिकेट कॉपी में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और सर्विसेज में आप लोगों को डुप्लीकेट कॉपी में इशू करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ट्रिप्लिकेट एंड डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर ए। डैश मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वेसल में फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट, तो सर इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेसल में। अब इसमें क्या ना, अगर वो सेम वेसल में जा रहा है तब तो ये कोस्टल गुड्स है, वरना ये ट्रांसशिपमेंट गुड्स हो जाएगा। सी लिमिटेड एन इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएस एट एफओबी वैल्यू ऑफ $10,000। ध्यान देना, एक्सचेंज रेट आरबीआई वाला नहीं लेंगे, एक्सचेंज रेट सीबीआईसी वाला लेंगे, इनटू 75.6। एफओबी वैल्यू क्या है? 7,56,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में नहीं देके रखा है, आई एग्री, आपको नहीं करना है, मैंने ऐसे आपको एक बार करा दिया। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले उनको याद होगा, ओल्ड सिलेबस में था, बट इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक में दिया था। ठीक है, इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स, तो यहां पर क्या करेंगे? आईटीसी हमेशा लास्ट लॉट में लेंगे आप। 100% आईटीसी विल बी टेकन ओनली ऑन द लास्ट लॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर्स फॉर मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24। अब आप आ जाओ लेटेस्ट, अभी जो जून 24 में पेपर आया था उसका अपने एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर गिफ्ट्स given by the employer to employee in a financial year so that it is not treated as supply? 50,000 is the answer। 50,000 तक का वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। Who will levy and administer IGST? IGST कौन लेवी करेगा, एडमिनिस्टर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा और एडमिनिस्टर करेगा। What is the monetary limit for generating e-way bill? ई-वे बिल का मॉनेटरी लिमिट क्या है? 50,000 है सर। ठीक है, अगर आप 50,000 से ज्यादा का वे बिल जनरेट इनवॉइस जनरेट करते हो तो वहां पे आपको वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 50,000 पे नहीं, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज करना चाहिए था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पावर टू लेवी जीएसटी ऑन एल्कोहल रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे अभी स्टेट एल्कोहल पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ना लग सकता है फ्यूचर में एज पर द लॉ, बट एल्कोहल पे अगर टैक्स लगाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाता है, तो ये 100% फॉल्स भी नहीं है। एल्कोहल पे अगर फ्यूचर में टैक्स लगाएगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। तो ये जो इन्होंने लिखा ना जीएसटी, यहां पे इनको लिखना चाहिए था टैक्सेस, तब ये अच्छा होता। यहां पे इन्होंने लिख दिया जीएसटी, तो गड़बड़ हो गया। तो एल्कोहल पे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अभी पावर नहीं है जीएसटी लगाने का एल्कोहल में। तो ये बाकी देखना। Along with GST, additional excise duties levied by state government, ये तो एकदम फॉल्स है। एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल लगाता है, वो भी किसमें? टोबैको में। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, स्टेट नहीं लगता है, तो ये फॉल्स है। तो दो फॉल्स तो नहीं हो सकता है। फॉर पेट्रोल डीजल जीएसटी काउंसिल हैज टू डिसाइड द डेट, यस दिस इज ट्रू।
क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, ये भी ट्रू है। क्लियर है? ओके, यस। तो along with GST, additional excise duty is levied by the state government. This is absolutely incorrect. Under GST, the due date of filing GSTR 7. GSTR 7 का ड्यू डेट क्या है भाई? 10th of the next month. अगले महीने की 10 तारीख तक आपको अपना TDS रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये ध्यान देना। Mr. Raja supplied a machinery to Ranka on 28 July. The applicable rate of GST on that day was 12%. ठीक है? With effect from 1st August, द जीएसटी रेट वॉज रिवाइज टू 18%, यानी बढ़ गया रेट। यानी सप्लाई कब हुई है? चेंज के पहले हुई है सर। अब राजा का इनवॉइस कब इशू हुआ? 1st अगस्त के बाद, यानी 4th अगस्त, एंड ही रिसीव द पेमेंट ऑन 10th अगस्त। तो ध्यान दो, इसमें विच एवर इज अर्लियर क्या है? 4th अगस्त। तो 4th अगस्त ही आपका क्या होगा? सप्लाई का टाइम होगा। 4th अगस्त को आपका जीएसटी रेट क्या था? 18% था। तो 4th अगस्त, एंड करेक्ट आंसर इज 18%, ऑप्शन नंबर बी। A credit note is issued by dash and it is a document accepted for GST purpose. जो क्रेडिट नोट है वो कौन इशू करेगा? वो सप्लायर इशू करेगा, और उसके वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल वैल्यू कम हो जाती है। तो सप्लायर है, इंक्रीज तो नहीं करेगा, रिड्यूस ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आईजीएसटी कैन नॉट बी लेविड? इनमें से आईजीएसटी किस पे लेवी नहीं किया जा सकता? तो सर एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ये तो सही जवाब जो है इस पे किया जा सकता है। बीसीडी पे भी किया जा सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे। बीसीडी सेस पे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एंटी डंपिंग प्लस एसडी, इस पे भी किया जा सकता है। तो करेक्ट और मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, safeguard duty shall cease to have effect on the expiry of this unless revoked earlier from the date of its imposition. The central government may extend the levy to this much. तो इनिशियली 4 years तक लगता है, और उसके बाद पावर 10 years तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 2। ठीक है, तो 4 साल फिर 6 साल और वो अब एक्सटेंड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4 years एंड 10 years। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी से पूछा जा रहा है। 2 सवाल आया कस्टम टैरिफ एक्ट में और एक आया वैल्यूएशन से। तो ये 2 चैप्टर को अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाइएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं। नेक्स्ट आप दो दिसंबर 23 का न्यू सिलेबस। दिसंबर 23 का न्यू सिलेबस में ये सारे एमसीक्यूज आए थे। अंडर जीएसटी लॉ, व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो to a destination which is 290 km from the place of dispatch, the e-way bill generated will be valid for। आपको पढ़ाया गया है 200 किलोमीटर तक 1 day होगा, and every 200 किलोमीटर और पार्ट thereof पे 1 एडिशनल डे होगा। तो 200 किलोमीटर तक 1 डे और 90 किलोमीटर पे भी 1 डे, तो 2 डे हो गया ना। तो 2 days will be the correct answer। ई-वे बिल जो जनरेट हुआ है वो वैलिड होगा 2 days तक। The decision in GST council would be taken by majority of not less than dash much of the weighted votes cast। तो यहाँ पे 3/4 का मेजोरिटी होगा बेटा, 3/4 से ज्यादा आपका जो है जीएसटी काउंसिल डिसीजन अपना नहीं देगी। तो जीएसटी काउंसिल की जो डिसीजन होगी वो कम से कम 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, ए एंड कंपनी ऑफ फर्म वाज डिसॉल्व्ड and its GST registration was cancelled on 31st August। 31st अगस्त को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था। What is the time limit within which A must file a final return? तो यहाँ पे फाइनल रिटर्न कितने मंथ्स में फाइल होता है? 3 months में फाइल करना है। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर तक आपके पास टाइम लिमिट है। नवंबर तक आपको जो है अपना GSTR 10 को फाइल करना पड़ेगा। Jagat and Company is a manufacturer of footwears and it is registered under GST. It wants to avail QRMP scheme। इनको QRMP स्कीम अवेल करना है। What is the monetary limit of the turnover in the preceding financial year for availing the same? इसमें मॉनेटरी लिमिट क्या होगा कि अगर आपको QRMP स्कीम अवेल करना है तो क्या लास्ट ईयर आपका टर्नओवर लिमिट होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो? तो लास्ट ईयर आपका टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है टू अवेल QRMP स्कीम। अंडर जीएसटी लॉ, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ बैंकिंग कंपनी, इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ। सर्विसेज के केस में अगर आप एक बैंक हो तो बैंक को 45 डेज का टाइम लिमिट मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू एक्चुअली इशू इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट 45 डेज है फॉर बैंक।
Input tax credit on account of IGST available in the e-credit ledger shall be utilized for tax payment. ITC of IGST available in credit ledger. Credit ledger में जो आपके पास IGST है वो आप यूटिलाइज करेंगे क्या चीज के लिए? फर्स्ट IGST के लिए, देन CGST, SGST in any order, any proportion. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट फॉर IGST, देन फॉर CN एंड देन फॉर S, ये भी सही नहीं है. First for IGST and then for C or S as per the choice of the dealer. Option number C is the correct answer. Lakshman and Company Hyderabad is engaged in supply of both goods and services which are liable for GST. What is the threshold limit up to which it is not liable for registration? तो यहाँ पर 20 लाख will be the correct answer क्योंकि goods and service अगर दोनों दे रहे हैं, हैदराबाद है तो नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पे 20 लाख की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी. गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है और यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है. अंडर कस्टम्स द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. 200 नॉटिकल माइल तक आपका जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है एक्सटेंड होता है. ठीक है सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आता है. तो 30 में 30 तो मतलब टारगेट करके चलना कोई बड़ा बात नहीं है. 30 में 30 स्कोर करेंगे एमसीक्यू में, आपका मार्क्स अपने आप 60-65 टच करेगा. अगर आप घटिया से घटिया पेपर भी अटेम्प्ट करके आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में भी, तो कम से कम 70 में आपका 30 तो आएगा ही आएगा. मैं एकदम लीस्ट पॉसिबल वे में चल रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट आता हूं. सर ओल्ड सिलेबस में मैं आपको एक बार दिसंबर 23 का पेपर दिखाता हूं जब 100 मार्क्स का पेपर आता था ओल्ड सिलेबस में. ठीक है, ओल्ड सिलेबस का पेपर देखिए, इसमें भी एमसीक्यूज होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, तो वो भी एमसीक्यू में ही आपसे पूछा जा सकता है. जीएसटी ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल गैस एंड एटीएफ. ठीक है, इस पे जीएसटी क्या लेवी नहीं होगा कि लेविड बट एग्जेम्प्ट है कि विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक्यूरेट आंसर तो ये ना, ये लेवी किया जाएगा फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. Every registered taxable person must maintain the accounting books and records. अभी आपके सिलेबस में नहीं है. 72 मंथ्स है अकाउंट्स रिकॉर्ड. 72 मंथ्स तक आपको अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट. Where the supply of goods, ये आपके सिलेबस में आ गया. प्लेस ऑफ सप्लाई, where the supply of goods does not involve movement of goods. सेक्शन 10, where the supply of goods does not involve movement of the goods. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स. नहीं, यहां पे तो तब होता है जब मूवमेंट होती है. डीम्ड नहीं. लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर आप सिलेबस को पूरा कवर करके जाओगे एमसीक्यू आपका अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप. तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो यहां पे बिल टू शिप टू वाला केस था, यहां पे सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स वाला केस था, और यहां पर था सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स. Time limit beyond which if the goods are not returned, capital goods sent for job work shall be treated to be supplied. 3 years, 1 years inputs के लिए था और 3 साल आपका कैपिटल गुड्स के लिए था. तो करेक्ट आंसर क्या है? 3 years. Under GST, service would be called as continuous supply of service if service under the contract is provided continuously exceeding 3 months. अगर आप 3 months से ज्यादा के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आपके लिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. ठीक है, मैच द फॉलोइंग बड़ा सिंपल था. फाइनल रिटर्न क्या होगा? जीएसटीआर 10. इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में विड्रॉ कर रहे हो तो इसमें आपको सीएमपी 4 में इंटीमेट करना पड़ेगा. जीएसटीआर 7 दैट इज टीडीएस का जो रिटर्न है बेटा, टीडीएस का जो रिटर्न है, रिटर्न फॉर अथॉरिटीज डिडक्टिंग टीडीएस, ये ड्यू डेट अगले महीने की 10 तारीख तक होती है. एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये आरईजी 21 में अपने इसको रेवोक करते हैं. और फाइलिंग जीएसटीआर 5 दैट इज एनआरटीपी का रिटर्न 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, जो पहले 20th होता था. तो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप अपना जीएसटीआर 5 फाइल करोगे, और विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. ट्रू फॉल्स इज नॉट रेलिवेंट. फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ. पावर टू मेक लॉज फॉर जीएसटी हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड आर्टिकल 246A. 246A में पावर दिया गया कि आप अपना लॉ बना सकते हो फॉर जीएसटी एज पर सेक्शन 5414. अब ये आपके सिलेबस में नहीं है. रिफंड 1000 से कम अगर आपका रिफंड बन रहा है तो जीएसटी लॉ आपको रिफंड अलाउ नहीं करेगा. अ सीटीपी और एनआरटीपी शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट क्या 5 days, 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सीटीपी और एनआरटीपी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस फॉर्म में मिलेगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आरईजी 6 में मिलेगा.
GST registration of a regular taxpayer can be cancelled by the proper GST officer if he has not furnished monthly returns for a continuous period of 6 months. Section 29(2). तो गाइज यही चीज आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो पहले क्या था ना, वो अलग अलग आता था, क्या बोलते हैं इसको, कस्टम्स का अलग आता था और GST का अलग आता था। ठीक है, जैसे देखो सेम टेरिटोरियल वाटर जो है इन इंडिया, टेरिटोरियल वाटर बोल रहा है, तो टेरिटोरियल वाटर क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। विच ऑफ द गुड्स शैल नॉट बी डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल वेयर हाउस, तो ये सारा हो गया, ये सारे गुड्स आप स्पेशल वेयर हाउस में डिपॉजिट नहीं कर सकते। पर्सन इन चीज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट के केस में कौन होता है, मास्टर हो गया कि कमांडर हो गया कि गार्ड हो गया कि ड्राइवर हो गया, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे सर। ठीक है, तो ये था सर अपना पूरा का पूरा MCQ सेशन फॉर IDT। आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन मैंने लिया आपको समझ में आया कि क्या लेवल ऑफ MCQs है जो IDT में आता है। DT का सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, IDT का अगर सेशन आपने नहीं देखा तो प्लीज अभी जाकर देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड होगा, 2-3 दिन पहले लिया था। IDT का सेशन भी बेटा अब हो चुका है, तो इंटरमीडिएट का DT IDT का MCQ का सागा मेरा फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप जब MCQ सॉल्व करने बैठोगे ना, तो मैंने इसके ऊपर अपना सक्सेस मंत्रस मैं रिलीज करने वाला हूं, जहां में मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। वो 4 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, ट्रस्ट में आप MCQ इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली कंडीशन ये है कि आपको बेयर मिनिमम पढ़ा हुआ होना चाहिए, बट थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा रीजनिंग के बेसिस पे भी आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपको MCQ सारे अटेम्प्ट करके आना चाहिए। हो सकता है कभी तुक्के से भी करेक्ट हो सकता है आपका MCQ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। एलिमिनेशन प्रिंसिपल यूज करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दो तो नहीं होगा तो जो बाकी दो उस पर फोकस करो। बट 2 नंबर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, इट्स गुड दैट यू इन्वेस्ट टाइम, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा टाइम MCQ में दे दिया। पहला राउंड MCQ का वो होना चाहिए जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमने अटेम्प्ट कर लिया, फिर तुम सब्जेक्टिव में आ जाओ जो तुमको बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वेट करो कि मेरे को लग रहा है MCQ में मैं थोड़ा टाइम दूंगा तो मेरे को मार्क्स मिल जाएगा, तो वहां पे तुम्हें रिटर्न और रिस्क देखना है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न देखना है। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अप्लाई करना है कि अगर मैं टाइम दूंगा, टाइम मतलब इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न मतलब तुम्हें मार्क्स मिलेगा उसमें, क्योंकि तुम प्रोबेबिलिटी आई है क्योंकि तुम राइट करके आओगे। तो यही पे आपको ये फॉलो करना है कि जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा जो है परफेक्टली मैच हो रहा है, मैंने MCQ भी अच्छे से कर लिया, बहुत सारे सवाल, सब्जेक्टिव पार्ट भी बहुत अच्छे से तुमने कर लिया, बहुत सारे सवाल तुम नहीं भी कर पाए, तो वहां पे तुम्हें प्रायोरिटी चूज करना पड़ेगा कि तुमको MCQ में जाना चाहिए, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दैट आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। एंड यस, आप सबको पता होना चाहिए कि सर हम लोग ने रिसेंटली अपने वेबसाइट में इसको लॉन्च भी कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर अपना कोर्स का जो क्लासेस है ना, क्लासेस का जो आप प्राइसेस जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते तो अच्छा रहता। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, मैं सोचूं अब करूं तब करूं, लेकिन यस फाइनली वो हो गया। और इस बार हम लोग ने लॉन्च कर दिया 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, जो भी आपका मंथ्स है, अब वैलिडिटी के बेसिस पे भी क्लासेस ले सकते हो। हमारा फुल बैच जून 2025 का जो है वो रनिंग है, इंटर का, फाइनल का, सबका फुल फ्लेजेड रनिंग है। तो आप चाहे तो क्लासेस अवेल कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स तक भी मैसेज शेयर करना। 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स वैलिडिटी ऑप्शन, जहां पे आपके लिए प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया गया है, सो दैट अब आप क्लासेस इजिली अफोर्डेबल कॉस्ट पे देख सकते हो सर। ठीक है, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए दिख जाएंगे, आप प्लीज वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इस सेशन कैसा लगा, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा सेशंस मैं आपके लिए प्लान करके रखा हूं। अभी तो खाली MCQ के साथ स्टार्ट हुआ है, बाद में यही चीज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, आई मीन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ भी, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अपने पूरा इसी तरह से सीरीज चलाएंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम दी पास्ट टर्म पेपर्स। ठीक है गाइस, फ्रॉम माई टैक्स सेवियर बुक अपने प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था मेरा MCQs। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। फाइनल IDT जो होगा वो अपना होगा सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को फाइनल IDT का सेशन होगा, और उसके बाद ट्यूसडे को अपने फाइनल DT का सेशन लेंगे। तो ये 2 दिन में आप लोग का सेशन जो है प्लान अप किया गया है सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।